पिताजी का मेरा टायर पंक्चर का दुकान। टायर पंक्चर का दुकान। जी पंक्चर बनाते थे जी सड़क के किनारे। जी। पंक्चर बनाने वाला का बेटा बीपीएससी का पदाधिकारी कैसे बन गया? जी सर, पिताजी जब पंक्चर बनाते थे तो उसमें जो संघर्ष रहता है रोड के किनारे काम करने में, तो पिताजी का जो संघर्ष देखते थे तो मुझे भी लगता था कि पिताजी की तरह ही मैं भी कड़ी मेहनत और संघर्ष करूँगा था। आपने भी पंक्चर कभी बनाया? मैं जो है पंचर भी बनाने का काम करता था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं एक फुल मिस्त्री, पंचर का फुल मिस्त्री भी हूँ। पंचर का फुल मिस्त्री भी हैं। तो अब गरीब लोगों की ज़िंदगी जो पंचर हो चुकी है उसको कैसे बनाइएगा? दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। प्रतिभा किसी अनुदान की मोहताज नहीं होती है। किसी भी परिस्थिति में प्रतिभा निश्चित तौर पे निखरती है। कहा जाता है कि होनहार विद्वान के होत चीकने पात। आप हमारे पीछे जिस तस्वीर को देख रहे हैं ये पिता और पुत्र हैं। खास बात यह है कि बिहार बीपीएससी 66वीं परीक्षा में पुत्र का रिजल्ट हुआ है। खुशी की बात यह है कि पिताजी सड़क के किनारे टायर पंक्चर दुकान चलाते हैं और अब बेटा बिहार में पदाधिकारी बनकर लोगों की सेवा करेगा। इस सफलता के लिए हम भी इन्हें शुभकामना देते हैं। कुछ बातचीत करते हैं कि आखिर किस प्रकार से संघर्ष के साथ आप आगे बढ़े हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप बीपीएससी 66वीं परीक्षा में सफल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हदीद खान। हदीद खान। जी। आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद शमीम खान। किस ज़िले के आप हैं? हम लोग जमुई जिला से। सिकंदरा घर हुआ। जी। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी का मेरा टायर पंक्चर का दुकान। टायर पंक्चर का दुकान। जी। पंक्चर बनाते थे जी सड़क के किनारे। जी। पंक्चर बनाने वाला का बेटा बीपीएससी का पदाधिकारी कैसे बन गया? जी सर, पिताजी जब पंक्चर बनाते थे तो उसमें जो संघर्ष रहता है रोड के किनारे काम करने में, तो पिताजी का जो संघर्ष देखते थे तो मुझे भी लगता था कि पिताजी की तरह ही मैं भी कड़ी मेहनत और संघर्ष करूँगा, लेकिन मैं संघर्ष को इस दिशा में नहीं ले जाकर बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में ले जाकर के करूँगा। तो यही संघर्ष की भावना पिताजी से सीखा और उसे शिक्षा के क्षेत्र में मोड़ा, जिसका परिणाम रहा कि आज मैं फर्स्ट प्रयास में 66वीं बीपीएससी में 80वां रैंक प्राप्त किया। इन्होंने अपने पिताजी से संघर्ष की शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि जिस प्रकार से इनके पिताजी सड़क के किनारे कड़ी धूप में भी टायर का पंक्चर बनाते थे और आज बेटा सफल हो गया है। अब आपके पिताजी को तो लोग बीडीओ साहब का पिताजी कहेंगे। जी बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन अगला 1-2 साल में जो है पिताजी को आईएएस का भी पिताजी कहेंगे क्योंकि अगला मेरा लक्ष्य वही रहेगा। अगर इसी बार यूपीएससी का रिजल्ट आता तो घर में और कितनी खुशी होती? बिल्कुल, लेकिन यूपीएससी के लिए थोड़ा संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके लिए थोड़ा दिल्ली वगैरह से मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं रही कि हम डायरेक्ट यूपीएससी को फेस करें, और हमारी थोड़ा इंग्लिश का भी बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा। हिंदी क्षेत्र से आते हैं, पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, पढ़ाई हमारी पूरी तरह से हिंदी में हुई, तो थोड़ा उसके लिए उतना हम इकोनॉमिक रूप से उतना सक्षम नहीं थे। तो मेरा ये रणनीति था कि हम किसी तरह से फर्स्ट प्रयास में बीपीएससी को क्रैक करें, ताकि मेरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो जाए, और साथ ही साथ जो है इस दरमियान बीपीएससी का तैयारी के दरमियान यूपीएससी का भी बहुत सारा चीज़ कवर हो जाता है। तो वो सारा मैं जो है अपने आप को सिक्योर भी किया, और साथ ही साथ तैयारी भी उसका लगभग 50 से 60% कर लिए। तो अब जो है लक्ष्य बहुत आसान हो जाएगा, और उसको अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उसको कोशिश करेंगे कि प्रयास कर ले, पूरा कर ले। आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और आर्थिक कमजोरी को भी इन्होंने बाधा नहीं माना। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय से पोहे से पूरा किया, जो कि मेरा पैतृक आवास है। यहाँ पिताजी यहाँ रहते हैं, उनका कारोबार चलता है, तो इस सिलसिला में हम लोग सिकंदरा रहते हैं।
और यहाँ फिर घर भी बना लिए, तो अब यहीं रहते हैं। तो मैंने वहाँ से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई 8वीं तक पूरी की। फिर सिकंदरा हाई स्कूल से मैंने 10th और 12th पास किए। उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। दिसंबर 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद 2020 में 66वीं का फॉर्म आया, अगस्त में मैंने फॉर्म फिलअप किया, पीटी दिए। पीटी में मेरा मार्क्स काफ़ी ज़्यादा 119 रहा। फिर मैंने मेंस दिया, मेंस में भी मुझे कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए आया। इंटरव्यू देने के बाद जो है 3 अगस्त को मेरा फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें मुझे 80वां रैंक प्राप्त हुआ हिस्ट्री ऑप्शनल रखकर। यानी कहीं ना कहीं आप सरकारी शिक्षा प्राप्त किए हैं। बिल्कुल, मेरी पूरी पढ़ाई सरकारी ही माध्यम से हुई। जैसे कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोहे से मैंने 8वीं तक, हाई स्कूल सिकंदरा से 10th 12th और फिर बोध गया मगध यूनिवर्सिटी से मेरा जो है ग्रेजुएशन हुआ। क्या आप अपना नाम बताएं, फिर से बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद हदीद खान। मोहम्मद हदीद खान जी। अब तो आरडीओ ऑफिसर हो जाइएगा। जी, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। जी। किस प्रकार से डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिएगा? देखिए सर, हम जिस क्षेत्र में हैं आप अभी, वो आप देख रहे हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग पूरी तरह से मेरी पढ़ाई यहाँ तक कि हम ग्रेजुएशन यहीं से किए, तो हम ग्रामीण क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं और जो भी देखते हैं लोगों की क्या समस्याएं हैं, तो वो सारी समस्याओं को हम बहुत नज़दीक से और बहुत करीब से देखें और उसको महसूस भी किए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि चूँकि बिहार में 88% लगभग जो है जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं जिस भी क्षेत्र में ब्लॉक जाऊंगा, चूँकि इसका नाम ही ग्रामीण विकास पदाधिकारी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी समस्याएं होती है, जैसे कि सरकार की जो भी योजनाएं बनती है, उसको मैं सही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको असली लाभार्थियों तक उसका लाभ पहुंचाऊंगा। और आपस में जो हमारे जो ऑफिस रहेगा, ब्लॉक ऑफिस, मैं उसमें कार्य संस्कृति को पैदा करने का प्रयास करूंगा। मोहम्मद हदीद खान रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में घूमिएगा, कहीं ना कहीं आपके पिताजी के जैसे लोग सड़क किनारे पंक्चर बनाते नजर आएंगे, उन्हें देखकर क्या महसूस कीजिएगा, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिएगा? जी, वैसा तो सिचुएशन आता ही है और आएगा भी, तो मैं अगर वैसा मौका मिला तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो बातें याद आ जाएगी, पिताजी की बातें। ऑब्वियसली भावनात्मक रूप से तो वहाँ पर एक थम सजाएंगे, और जहाँ तक रहेगा तो भावना मुझे उसके पास भी खींच सकता है। मैं उसके पास जाऊँगा, उसके पास देखूँगा क्या उनकी स्थिति है, मैं मिलूँगा भी उनसे, सब कुछ जानूँगा। अगर जहाँ तक कुछ सरकारी योजनाओं से वो वंचित है या कुछ सरकारी योजनाओं से अगर उसको लाभ पहुँचाना रहेगा या अभी तक नहीं पहुँच पा रहा, तो मैं प्रयास करूँगा कि जो है सरकारी योजनाओं से उसको जो है लाभान्वित किया जाए, जो उसके लिए या उसके संबंध में बना है। आप कोचिंग भी चलाते थे, बच्चों को पढ़ाई भी देते थे क्या? मैंने 2016 में इंटरमीडिएट पास किए थे, हाई स्कूल टॉप करके। तो 16 के बाद से 19 तक मैंने अपना हदीद खान क्लासेस कोचिंग स्टार्ट किए। चूँकि हम 16 में पटना गए तो वहाँ देखे कि पढ़ाई में जो है एक अच्छा मात्रा में खर्चा है, आपको 7-8 हज़ार रुपये वहाँ रहने में लग जाएगा अच्छे से। तो मैंने देखा कि कुछ जो है हमको चूँकि करना था सिविल सर्वेंट में, तो मैंने देखा कि कुछ जो है कुछ धन इकट्ठा कर लिया जाए। तो 16 से 19 तक जो है अपना कोचिंग चलाए। मैंने 2-3 लाख रुपया उसको जमा किए। उसके बाद एक हौसला, कॉन्फिडेंस आ गया। तो यही कॉन्फिडेंस को लेकर के हम गए पटना। एक मेरे पास कुछ पैसा था। उसके बाद फिर हर महीना का खर्च चलाने के लिए पिताजी की तरफ से भी पैसा आ जाता था, तो कुछ घटता बढ़ता भी था। तो मैं उस अपने जमा धन का पूरा प्रयोग करके अपने किसी भी तरह से पढ़ाई में जो संसाधन होते हैं उसमें कमी नहीं किए, और जिसका परिणाम रहा कि मैंने जो है अच्छा रैंक प्राप्त किया। कई रुकावटें भी आई होगी? बिल्कुल, बगल में दुकान और बगल में घर रहने की वजह से, और दुकान में जाके बैठना कोचिंग के टाइम में, चूँकि पिताजी अकेले थे, तो पिताजी खाने के टाइम हुआ या किसी भी टाइम जब दुकान से बाहर रहते थे या कहीं जमुई जाना हुआ या कहीं जाना हुआ, तो दुकान में भी मुझे रहना पड़ता था। यहाँ तक कि कई इस दरमियान मेरा कोचिंग क्लासेस भी छूट जाता था। आपने भी पंक्चर कभी बनाया? मैं जो है 16 में जब मैं क्लास चलाता था तो सुबह शाम क्लास चलता था, और बीच में जब पिताजी नहीं रहते थे तो मैं जो है या बहुत ज़्यादा काम आ जाता था तो मैं जो है पंचर भी बनाने का काम करता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं एक फुल मिस्त्री, पंचर का फुल मिस्त्री भी हूँ। पंचर का फुल मिस्त्री भी हैं? तो गरीब लोगों की ज़िंदगी जो पंचर हो चुकी है,
उसको कैसे बनाइएगा? जी, जो भी लोगों की समस्याएं हैं, वो समस्याओं को जो भी सरकारी माध्यम है उस माध्यम से मैं पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। सरकारी माध्यम से पूरा जी, कीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि भाई सरकारी माध्यम अधिकारी जो हैं वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँचने देते हैं, बीच में बहुत सारे दलाल आ जाते हैं। हदीद जी एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते, ग्रामीण विकास पदाधिकारी होने के नाते कैसे अपने पिताजी जैसे लोगों तक उस योजना को पहुँचाइएगा? जी सर, जहाँ भी मेरा जो भी ब्लॉक में पोस्टिंग होगा तो सबसे पहले तो मैं कार्य संस्कृति को उत्पन्न करूँगा, ताकि सारे जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी हमारे सीनियर पदाधिकारी, जूनियर पदाधिकारी है, उन सारे के बीच जो है एक बेहतर मतलब कार्य संस्कृति को पैदा करूँगा। और जो भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को मैं मतलब एक हॉबी के तरह, पैसन के तरह उसको जो है काम करने का प्रयास करूँगा। और जो चीज़ में पैसन हो, हॉबी हो, मुझे नहीं लगता है कि उसमें जो है किसी भी तरह की कमी रह जाएगी। हमारा एक सवाल है जी समाज है जी और हमारे जो गांव है, हमारा जो पूरा देश है वो कहीं ना कहीं समाज से चलता है। बिल्कुल। समाज के लोग कई प्रकार के उदाहरण भी देते होंगे या कहीं ना कहीं आप पे कटाक्ष भी करते होंगे कि देखो ना टायर बनाने वाला, पंचर बनाने वाला का बेटा गया है पटना पढ़ने। जी कुछ ऐसा भी सुनने को मिलता था समाज में? सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, चूँकि पापा काम करते थे तो मैं भी एक तरह से अपना कोचिंग जो चलाता था तो लोग समझते थे कि ये भी लड़का जो है कुछ कमा रहा है। चूँकि शुरू से मैं भी कुछ करते ही रहा ट्यूशन के माध्यम से, अपना ट्यूशन के माध्यम से। तो ये रहा कि मैंने पिताजी के पर उतना दबाव नहीं डाला कि जो है आप हमको दिल्ली भेज दीजिए या हमको इतना 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, हम इंजीनियरिंग करेंगे। नहीं, जितना भी सीमित संसाधन रहा मैंने वो पूरा सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए जहाँ तक संभव रहा जो है उसको पूरा करने का प्रयास किया। तो लोगों को ऐसा मौका नहीं दिए कि हम बैठा बेगारी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। नहीं, हम काम करते रहे, पढ़ते भी रहे, काम करते भी रहे। ऐसा मौका किसी को नहीं दिए कि लड़का जो है पिताजी खटते हैं और बेटा जो है घूर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। मैं भी संघर्ष करता रहा और जिसका यही परिणाम रहा कि कोई जो है ऐसा नहीं कहे कि बेटा घूम रहा और पिताजी खट रहे। ऐसा कुछ ऐसे भी लोग रहते होंगे समाज में हदीद जी जो आर्थिक रूप से परिपूर्ण रहते होंगे, संसाधनों की उनके पास कोई कमी नहीं रहती होगी। कहीं ना कहीं आप भी उन्हें जब देखते होंगे तो लगता होगा कि काश मैं भी इतना बड़ा होता तो आज हमें भी कहीं ना कहीं पटना भेजा जाता, दिल्ली भेजा जाता, बेंगलोर भेजा जाता। उन लोगों को देख करके कैसा लगता होगा उस समय? देखिए सर, अपना जो स्थिति होता है, मुझे लगता है कि सभी को अपने स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, अपने स्थिति को कबूल करना चाहिए और उस पर रणनीति बनाना चाहिए। ना कि जो हम किसी को देख करके जो है ऐसा सोच लाए ये लाए, इससे फिर हम रणनीति भटक सकते। हम वर्तमान में क्या है, अगर हम उस अपने वर्तमान को जान लिए तो उस हिसाब से हम रणनीति बनाएंगे। अगर हम ऐसा सोचें कि बड़का का बेटा दिल्ली में पढ़ रहा है तो हम वो दिल्ली में पढ़े, तो ऐसा होगा नहीं ना। हम अपना जो मेरा सलाहियत है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हम उस सलाहियत को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उभार सकते, उस पर हम काम करते, उस पर रणनीति बनाते। और यही रणनीति हम बनाए। हमको किसी का देख करके, क्योंकि सबका लाइफ स्टाइल अलग है, सबको अलग है, हम अपना जो साधन है, संसाधन है, उसमें क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वही आपको सफल कर सकता है। किसी का देख करके आप जो है अपना रणनीति नहीं बना सकते, लाइफ नहीं चला सकते, क्योंकि सबका जीवन अलग अलग। अब तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपका रहन सहन चेंज हो जाएगा, परिवार के और भी जो रिश्तेदार हैं उन लोगों से कैसे व्यवहार कीजिएगा? जब पदाधिकारी बन जाइएगा तो और भी जो रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग होता है ना, जब पद पे चले जाते हैं और पैसा जब हो जाता है ना तो अपने से निचले स्तर के लोगों को थोड़ा हेयता की दृष्टि से देखते हैं। जैसा कहीं ना कहीं आपने भी अनुभव किया होगा कि पैसे वाले लोग और पद वाले लोग हेयता की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आपके पिताजी एक पंचर दुकानदार थे और आपने भी बताया कि आप भी एक टॉप क्लास के पंचर मिस्त्री थे। तो कैसे देखते हैं उस चीज़ को, पैसे और पद को? देखिए सर, जहाँ तक मैं रहा अभी जो समाज में, तो अगल बगल आप पूछ भी सकते हैं, जितना भी लोग हैं यहाँ पर और भी सारे मिस्त्री लोग हैं, मेरा व्यवहार शुरू से काफ़ी शालीन और काफ़ी मृदुभाषी रहा है। मेरे हर लोग मेरे को बहुत चाहते हैं। तो मेरा शुरू से ही मैं बहुत पॉपुलर लड़का हूँ और सारी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था और सबके साथ व्यवहार भी बहुत वैसा ही रहा। तो मुझे लगता है कि आरडीओ बनने के बाद शायद मेरा व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि ये मेरा मतलब ये समझ लीजिए कि लाइफ में सेट है, यानी बॉडी का ये एक बिहेव का एक पार्ट है।
यानी मोहम्मद हदीद सर जो है बिहार वो का हदीद सर ही रहेंगे। जिन बच्चों को पढ़ाते थे उनके लिए हदीद सर ही रहेंगे बिल्कुल। शब्दीन, जी, और मोहल्ले वासियों के लिए हदीद ही गुलाब, रहेगा। हाँ जी, गुलाब हदीद जो हमको जो फेमस जो, नाम हाँ। है वही रहेगा। यानी बिल्कुल कोई नहीं, क्योंकि ये वीडियो मेरा साहब नहीं होंगे, बिहार में जो शामिल है वो ही बिहार रहेगा। वीडियो साहब बन के नहीं रहिएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा और वीडियो साहब रहेंगे तो वीडियो साहब का क्या काम है? वीडियो साहब का काम है समाज के बीच रहना। वीडियो तो आखिर क्या होता है? ग्राम में रहना, लोगों के बीच जुड़ाव रखना, एक जनता का सेवक है ना, तो वो जो भी है उस वही काम है। बच्चों को हाँ, किस तरह से वीडियो प्यार- साहब के नाम पर जो बना दिया गया है इस टाइप का जो चीज़, वो तो कृत्रिम है ना। ओरिजिनल प्राकृतिक तो क्या है वीडियो का? वीडियो का मतलब है जनता के बीच रहना, उनके समस्याओं को सुनना, उनके बीच जाना, दुख सुख में साथ रहना, यही काम अब है। जैसे घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पद पे आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कह रहे अभी तुम लोग साइड रहो। हाँ, इन लोग को जो है थोड़ा सा अब डांट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब इन लोग को भी बनना होगा तो इन लोग पर जो है रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। देखिए ये लोग जो है और इन लोग को अब थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चैलेंज इतना ज़्यादा है, अपना देश में इतना कंपटीशन हार्ड है। तो इतना कंपटीशन हार्ड में आपको जो है सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो चीज़ को हम फील किए और मेहनत भी किए, तो ज़रूर जो हम और जो नहीं कर पाते हैं, जो फेल होने का कारण है कि वो स्ट्रगल नहीं कर पाते, तो मैं ज़रूर इन लोग को जो है पहले से स्ट्रगल के प्रति जागरूक बनाऊंगा, और जहाँ भी गलती करते हैं तो डांट तो लगेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बीपीएससी कंप्लीट किया, जी, ये आपके पिताजी हुए, अभी भी जाएंगे दुकान पे? हाँ जाते हैं, अभी भी जाते हैं। पिताजी देखिए ऐसे एज भी हो गया, पद के मामले में भी अब अलग। सेवानिवृत्ति दीजिएगा? सेवानिवृत्ति तो पूर्ण रूप से कभी भी आदमी को जीवन में नहीं मिल पाता है। कार्य का जो ढंग है, कार्य का जो रूप है वो चेंज हो जाता है, और अब इसलिए चेंज हो गई, और धीरे धीरे चेंज काम करेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि वीडियो साहब के बाबूजी अभी वो टायर बनाते हैं। कार्य का रूप चेंज होगा। अब जैसे टायर का मेरा दुकान जो है पंचर बनाने का, अब थोड़ा सा टायर और जो है बिक्री वगैरह, रिपेयर वगैरह का भी थोड़ा सा काम, मतलब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना है, और फॉर्म को चेंज कर करके जो है सिंपल वे को अख्तियार करना है। हमारा एक सवाल है और अंतिम सवाल है। बिहार में बीपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों छात्र हैं, और इस बार आपने भी जाना होगा कि बिहार में बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद हदीद जैसे, राजीव रंजन जैसे, कौशल के जैसे, सत्यम के जैसे, राजू के जैसे कई ऐसे छात्र हैं जो गरीबी में पल रहे हैं, और उनके माता पिता काफ़ी मेहनत करके उन्हें पैसे देते हैं, और उनका भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटक जाता है। अब जैसे इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले थे, प्रश्न पत्र लीक हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो उम्र तो उनकी गुजर जाएगी। इसे आप किस रूप में देखते हैं जो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है बिहार का सबसे टॉप एग्ज़ाम का? देखिए सर, ये 67वीं एग्जामिनेशन का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, ये शायद बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ, और उसका एग्जामिनेशन हम भी दिए। जमालपुर में मेरा भी सेंटर गया था, और हम दे करके आए, स्टेशन पर थे, तो बीच स्टेशन में ही मेरे मोबाइल में कुछ प्रश्न पत्र लीक होने का समाचार आया। तो मैंने देखा, मैं समझ गया कि क्वेश्चन जो है लीक हो गया है, तो रद्द हो जाएगा एग्ज़ाम। अब इसलिए परेशानी तो होता है, चूँकि इतना संघर्ष आदमी एग्ज़ाम देने जाता है, इतना स्ट्रगल से करता है, और समय जाता है, तो परेशानी होता है। और सामाजिक तत्व ऐसा कार्य करते हैं तो उससे परेशानी हर आम लोग सबको होता है। लेकिन हम जो है एक स्टूडेंट के तौर पर जो है हम उसको कुछ कर नहीं सकते। हम ये सिर्फ कर सकते हैं कि जो हमें एक्स्ट्रा समय मिला है उसको हम सदुपयोग करें, और जहाँ भी हमारी तैयारी में कमी है, या जहाँ भी हमारी तैयारी में जो है उसको मेंस को और बेहतर कर ले, वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी हमारे हाथ में कुछ संभव नहीं है, और सरकार जो है उस पर कठोर कार्रवाई करती है, और सरकार जो है बहुत सारी निगरानी टीम लगी हुई रहती है हमेशा। तो लोग अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा समय मिला है, अब समय उसका भरपूर प्रयोग करें, और अच्छा से रणनीतिक बना के तैयारी को और ठोस रूप दें, और जो है यही कर सकते हैं। अब समय जाता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इतिहास में पहली बार हुआ है, तो इसको ज़्यादा हवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षार्थियों को या अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और वो आप ही के जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं? देखिए सर, सबकी तो रणनीति अलग है, लेकिन जहाँ तक मैंने जो अपना रणनीति अपनाया उसको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पीटी पर जो है फोकस ज़्यादा किए, और मेंस को जो है पढ़ते रहे। 70% जो हम पीटी को दिए, 30% मेंस को दिए शुरुआत में जब स्टार्ट किए। तो पीटी का जितना भी जो मटेरियल्स होता है, जैसे लूसेंट है, एनसीईआरटी है, वो सारा को मैं पीटी पर पूरा फोकस किए।
पीटी में हम इतना श्योर हम स्कोर करना चाहते थे कि हम कट ऑफ से बहुत आगे रहे, और रहा भी 103 कट ऑफ था, हम 119 लाए। तो कट ऑफ से ज़्यादा लाए, इसलिए ज़्यादा लाए क्योंकि अगर एग्ज़ाम हम हॉल से निकले तो हमको किसी से आंसर शीट मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम इतना सिक्योर स्कोर करें कि हम निकलने के बाद अगले दिन से मेंस में लग जाए, क्योंकि 1.5 महीना तो कॉन्फिडेंस रहे कि हमने 1.5 महीना सही टिक मारा, क्योंकि 1.5 महीना रिजल्ट में आता है, 1.5 महीना फॉर्म भराता है, 1-2 महीना मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए समय, 6 महीना मिल जाता है। अगर आप सिक्योर स्कोर नहीं करिएगा तो 1.5-2 महीना आपका शुरुआती तैयारी खराब हो जाएगा, और जब अंतिम तैयारी पीटी का करता है तो उस समय जोश रहता है। वही रिदम को आप अगले दिन एक एग्जाम के दिन रोक करके अगला दिन से उसको बनाए रख सकते हैं अगर आप श्योर स्कोर करते हैं। तो मेरा रणनीति रहेगा कि आप श्योर स्कोर करिए, मेंस को थोड़ा सा आधार उसका मजबूत कर लीजिए, 6 महीना फिर भी मिलता है। और बीपीएससी में मेंस में अगर आपका पिछला सारा ठीक है तो मुझे लगता है कि 6 महीना अगर आप रेगुलर ढंग से पढ़िएगा तो ऑब्वियसली जो है रिजल्ट क्रैक होगा। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? कि सर इस सफलता में तो बहुत सारे लोग का श्रेय होता है, समाज का होता है, परिवार का होता है, ख़ानदान का होता है, सभी लोग का, टीचर का होता है। हमारे हाई स्कूल के टीचर हुए, बिमल सर हुए, अमिताभ सर, फिरोज सर हुए, पटना में जो टीचर से गाइडेंस रखते थे, रंजीत सर हुए, और हमारे श्याम सर हुए, फैजुल बारी सर हुए, तो वो लोग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बोला जाए तो सबसे ज़्यादा जो है योगदान, और आप भी जानते हैं कि माता पिता का योगदान होता है, क्योंकि वही बच्चा को बेहतरीन ढंग से समझते हैं और बेहतरीन ढंग से जो है अपना पूर्ण देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि माता पिता ही प्रत्येक बच्चे का पहला गुरु होते हैं। जी। तो ये हमारे साथ मोहम्मद हदीद हैं जो अब आरडीओ हो गए हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। बिहार बीपीएससी 66वीं परीक्षा में इनका 80वां रैंक है। ये उनके पिताजी हैं जो सड़क के किनारे टायर पंचर का दुकान चलाते हैं। कितनी खुशी हो रही होगी जब बेटा का रिजल्ट आया होगा बीपीएससी का? तो बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रही होगी। बहुत खुशी हुआ। कितना आशीर्वाद दीजिएगा और कहाँ तक आगे जाएं? आगे जाए कि कम से कम और यूपीएससी का एग्ज़ाम दे UPSC उसमें भी फर्स्ट ईयर में निकाल ले, जो डीएम बन जाए, एसपी बन जाए। तो ये हमारे साथ उनके पिताजी हैं, और आपने मोहम्मद हदीद को सुना जो बीपीएससी में 80वां रैंक लाकर आरडीओ ऑफिसर बने हैं। और इतना ही नहीं, वो खुद बताए हैं कि वो एक बेहतर टायर पंचर मिस्त्री भी थे, क्योंकि वो खुद सड़क के किनारे टायर पंचर अपने पिताजी के साथ भी बनाते थे। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पटना में जाकर बीपीएससी का केवल तैयारी किए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने बीपीएससी का रिजल्ट फाइनल किया। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।